अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मैं आप सबको वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल लिटरेचर ऑफ इंग्लिश में। सो गाइस, आज का हमारा टॉपिक है सादत हसन मंटो एंड हिज शॉर्ट स्टोरी तोबा टेक सिंह। चलें, क्या टाइम को वेस्ट किए बगैर शुरू करते हैं अपना लेक्चर। सादत हसन मंटो पाकिस्तानी शॉर्ट स्टोरी राइटर, स्क्रीन राइटर, प्ले राइट एंड नावलिस्ट थे। ठीक है, पाकिस्तान के बहुत ही ज़्यादा मशहूर नावलिस्ट में इनका नाम आता है और पार्टीशन के बारे में लिखने में भी ये बहुत ज़्यादा फेमस थे जी। ये बॉर्न कब हुए थे जी? 11 मई 1912 को। उनके फादर जो थे वो एक बैरिस्टर थे और जो है वो किससे बिलोंग थे? उनका सुन्नी मुस्लिम कश्मीरी फैमिली के साथ। ठीक है जी। उसके बाद ये आ जाते हैं कि सादत हसन मंटो ने लिखने पर जिस चीज़ ने मजबूर किया और जिस वजह से वो फेमस हुए, उनके पीछे कौन थे, उनके मेंटोर कौन थे, जो उनको एडमायर जिस बंदे ने किया वो कौन थे। तो जो उनके मेंटोर थे अब्दुल बारी अलीग, जिन्होंने उनकी लाइफ को चेंज करके रख दिया। ठीक है, उन्होंने उनको मजबूर किया कि वो अपनी फ़र्स्ट ट्रांसलेशन करें और उनकी जो फर्स्ट एवर ट्रांसलेशन ऑफ विक्टर ह्यूगो थी द लास्ट डे ऑफ कंडेम्ड मैन, जिसका उर्दू नेम था सरगुज़ाश्ते असीर। इन्होंने बहुत ज़्यादा शॉर्ट स्टोरीज लिखी हैं जिनमें काली शलवार, धुआं, बू, जुगात, तोबा टेक सिंह, ऊपर नीचे और दरमियान, खोल दो और ठंडा गोश्त, ये सारी बहुत ज़्यादा फेमस है। और ये बहुत ज़्यादा एक जिसे कह सकते हैं ना सेंसुअल राइटर थे। ज़्यादातर लस्ट के बारे में बात करते थे, प्यूबर्टी के बारे में बात करते थे, नेगेटिविटी के बारे में बात करते थे। लेकिन इन सारी चीज़ों को छोड़कर इनका एक बेसिक मकसद ये था लोगों को दुनिया की रियलिटी के बारे में बताना। ज़्यादातर ये जो बुक्स लिखते थे उसके अंदर रियलिटी छुपी होती थी। ऐसी बातें करते थे जो कि एक आम राइटर या एक आम इंसान बुक्स के अंदर नहीं कह सकता, ये किसी के सामने नहीं कह सकता। तो इस वजह से उनको जो ज़्यादातर लोग थे, पहले तो लोगों ने पसंद नहीं किया था, लेकिन जब असलियत उनके सामने आई कि इनके लिखने का मकसद क्या था, तो उनकी बहुत ज़्यादा जो थी फेमस हो गई थी बुक्स वगैरह। ठीक है, तो जो यंग जनरेशन लाइक हिज बुक्स, क्योंकि यंग जनरेशन की बुक्स को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं फॉर सेवरल रीज़न, मटेरियल ऑफ लस्ट, प्यूबर्टी एंड नेगेटिविटी। लेकिन इनके बरक्स जो बातें मैंने आपको बताई हैं वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है जी। ही सेड, इफ़ यू फाइंड माई स्टोरीज डर्टी, द सोसाइटी यू आर लिविंग इज़ इन डर्टी, आई ओनली एक्सपोज द ट्रूथ। जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि उन्होंने खुद ये बात कही है कि अगर आपको मेरी लिखी हुई किताबें डर्टी लगती हैं तो मेरा मकसद सिर्फ बताने का यही है कि जिस दुनिया में आप लोग रह रहे हो वो भी डर्टी ही है और मैंने सिर्फ सच्चाई को वाज़ह किया है आप लोगों के सामने। ठीक है जी। उसके बाद हम बताते हैं कि जो मंटो की डेथ कब हुई थी। मंटो की डेथ जो थी वो एक एडिक्ट हो गए थे, किसके जी? अल्कोहल के एडिक्ट हो गए थे। तो उनकी डेथ की वजह भी अल्कोहल की एडिक्शन ही बनी थी। तो मंटोज डेथ वॉज एन ओपन कॉल टू ड्रिंकर्स बिकॉज ही इज़ एडिक्टेड टू अल्कोहल। और कब उनकी डेथ हुई थी जी? उनकी डेथ हुई थी जी 18 जनवरी 1955। ये था हमारा थोड़ा सा ब्रीफ जो है एनालिसिस ऑफ किसका जी? मंटो का, कि मंटो कौन थे, कहाँ पैदा हुए थे, उनके लिखने का मकसद क्या था, उनके मेंटोर कौन थे, उन्होंने कौन कौन सी बुक्स लिखी थी, उनके क्या क्या वर्क्स थे और कैसे कैसे वो लोग वो वर्क लिखते थे। ठीक है जी। अब नेक्स्ट हमारे पास जो आ जाता है वो है जी तोबा टेक सिंह की मेन स्टोरी। तोबा टेक सिंह की स्टोरी को शुरू करने से पहले हम लोगों को थोड़ा सा ये पता होना चाहिए कि ज़्यादातर जो थे ना मंटो, वो किस पर लिखते थे जी? पार्टीशन के बारे में। ठीक है, ये स्टोरी भी बिल्कुल पार्टीशन के ही हवाले से लिखी गई है। तो तोबा टेक सिंह जो है वो कब पब्लिश हुई? 1955 में। तोबा टेक सिंह को पब्लिश किया गया 1955 में। ये 1947 में पार्टीशन होने वाली इंडिया और पाकिस्तान जब अलग हुए थे उसके बारे में स्टोरी है। जी स्टोरी को शुरू करते हैं जी कि पार्टीशन जब हो गई उसके 2-3 साल बाद उन्होंने कहा कि जब सब लोगों को अलग किया जा रहा है, हर चीज़ को अलग, कैदियों को अलग किया जा रहा है, लोगों को अलग किया जा रहा है, तो क्यों ना असाइलम में जो जितने भी लुनेटिक्स हैं, जो पागल हैं, जो मैड है, उन लोगों को भी, मतलब हिंदू पागलों को हिंदुस्तान मतलब इंडिया में भेज दिया जाए और मुस्लिम जितने भी लुनेटिक्स हैं उनको जो है पाकिस्तान में भेज दिया जाए। तो इसी को शुरू करते हुए उन्होंने तोबा टेक सिंह की स्टोरी लिखी जी। अब मैं आपको बताती हूँ कि हमारी जो सोसाइटी है उसके अंदर जब पार्टीशन होने से पहले 2 तरह के लोग थे। एक ऐसे लोग थे जो एंटी पार्टीशन थे। एंटी पार्टीशन उन लोगों को कहते हैं जो कि सपोर्ट नहीं थे करते हैं पार्टीशन को। वो इसलिए सपोर्ट नहीं थे करते क्योंकि उन्होंने
उनके घर वहाँ थे, उनके रिलेटिव्स वहाँ थे, लोग वहाँ पे सारे मिलजुल कर रहते थे। तो वो चाहते थे कि हम लोग ऐसे ही मिलजुल करें बजाय इसके कि पार्टीशन हो और अलग अलग मुमलिकत कायम कर दी जाए। लेकिन कुछ ऐसे थे जो पार्टीशन की सपोर्ट करते थे, और जो पार्टीशन की सपोर्ट करते थे वो इसलिए सपोर्ट करते थे कि शायद हम लोग अपने मज़हब के मुताबिक, अपने दीन के मुताबिक, अपने असूलों के मुताबिक, इस्लाम के, हम ज़िंदगी गुजार सकें। ठीक है, ये वाली बात जो थी उन लोगों को दो अलग अलग करती थी कि एक एंटी पार्टीशन थे और एक जो थे वो पार्टीशन के सपोर्ट में थे। ओके जी, ये बात अब आप लोगों को समझ आ गई है। उसके बाद मैं आपको बताती चलूँ कि जो शॉर्ट स्टोरी है टोबा टेक सिंह, ये एक एंटी पार्टीशन है। एंटी पार्टीशन ये कि ये सपोर्ट नहीं करते, टोबा टेक सिंह की स्टोरी जो है वो सपोर्ट नहीं करती है। इसी तरह जी पार्टीशन के ऊपर खशवंत सिंह ने भी लिखा है, बाप से सिद्धवा ने भी लिखा है, और बहुत सारे राइटर्स हैं जिन्होंने पार्टीशन के ऊपर लिखा है। बाप से सिद्धवा के स्टोरी जो है वो लैनी वाली, वो आप लोगों को मिल जाएगी एक क्रैकिंग इंडिया। ठीक है, वो आप सुनिएगा, आप लोगों को समझ आ जाएगी। उसमें भी सारा पार्टीशन के बारे में ही उन्होंने बताया हुआ है। चलिए जी, आगे मैं आपको बताती हूँ कि बेसिकली टोबा टेक सिंह के अंदर स्टोरी क्या थी। तो स्टोरी ये थी कि जिस तरह बाकी सारे लुनेटिक्स को मतलब बाकी सारे कैदियों को और लोगों को एक जगह से दूसरी जगह भेजा जा रहा है, इसी तरह लुनेटिक्स को भी एक्सचेंज किया जाए। जब ये बात शुरू हुई, वहाँ पर जितने भी बोर्ड्स वगैरह थे उन्होंने पास किया इस बात को, और हिंदुस्तान में भी और मुसलमान जो लोग थे ना उन्होंने भी अलाउ कर दिया कि जी ठीक है, हम लोग इस तरह से मानने के लिए तैयार हैं कि एक्सचेंज कर दिया जाए लुनेटिक्स का। उसके बाद जब ये बात जो लाहौर असाइलम के अंदर जब पहुंची ना, तो वहाँ पर जो उन लोगों के हालात वाक़यात थे, उन लोगों के साथ मतलब जितने भी वहाँ पर लुनेटिक्स थे उन पर क्या बीती उस दौरान में, ये न्यूज़ सुनने के बाद वो टोबा टेक सिंह की सारी स्टोरी के अंदर बताया हुआ उन्होंने। ठीक है, अब मैं आहिस्ता आहिस्ता आपको एक्सप्लेन करती जाऊंगी कि कौन कौन लुनेटिक्स किस तरह की बातें करते थे, मेन कैरेक्टर कौन था और ये सारा कुछ। ठीक है जी, वन मुस्लिम लुनेटिक रीड जमींदार फॉर 12 ईयर्स। उनमें से एक ऐसा पागल था जो पिछले 12 सालों से न्यूज़पेपर पढ़ रहा था ज़िम्मेदार का। ठीक है, हिज फ्रेंड आस्क्ड हिम, उन्होंने कहा कि चलो जी सॉरी यहाँ पर आर्ट मिसिंग है, तो ये फ्रेंड है। ठीक है, हिज फ्रेंड आस्क्ड हिम, उसमें से एक दोस्त ने उससे पूछा कि जी तुम काफ़ी दिनों से पढ़ रहे हो, ये ज़मींदार पढ़ते हो, तुम्हें तो न्यूज़ के बारे में पता होगा। मौलवी साहब, व्हाट इज़ पाकिस्तान, कि पाकिस्तान है क्या? ये सारी जितनी भी मैंने लाइंस लिखी हैं ये सारी आप लोगों ने अपने क्वेश्चंस के अंदर ऐसे ही कोट करनी है। अगर आप चाहते हैं कि एग्जामिनर आपको अच्छे मार्क्स दे और आपके क्वेश्चन की लेंथ जो है अटैम्प्ट अच्छा हो जाए, तो ये आप लोगों ने ज़रूर लिखनी है अपने क्वेश्चन को अटैम्प्ट करते हुए। तो कंटिन्यू करते हैं जी। हिज फ्रेंड आस्क्ड हिम, मौलवी साहब व्हाट इज़ पाकिस्तान? ही रिप्लाइड, इट इज़ अ प्लेस इन इंडिया वेयर दे मेक रेजर्स। मतलब वो भी पागल था, जो पूछ रहा था वो भी पागल था और जो बता रहा था वो भी पागल था। तो उसने कहा जी कि पाकिस्तान क्या है? उसने कहा कि ऐसी जगह जहाँ पे रेजर्स बनाए जाते हैं। सिख लुनेटिक आस्क्ड सरदार जी, व्हाई आर दे सेंडिंग अस टू इंडिया, वी डोंट इवन स्पीक लैंग्वेज। मतलब हर जो था ना लुनेटिक एक दूसरे से कुछ ना कुछ पूछ रहा था इंडिया पाकिस्तान की पार्टीशन के बारे में, इस बारे में कि क्यों हम लोगों को भेजा जा रहा है इंडिया या पाकिस्तान, मतलब हम लोगों को सेपरेट क्यों किया जा रहा है और इन सब का क्या क्या मकसद था। तो इसमें से एक ने इसी तरह से पूछा कि हम लोगों को तो वो उनकी लैंग्वेज भी बोलनी नहीं आती है, तो हम लोगों को इंडिया क्यों भेजा जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास, वाइल बाथिंग अ मुस्लिम लुनेटिक शाउटेड लॉन्ग लिव पाकिस्तान। ठीक है, एक जो था ना इतना जब उसको पार्टीशन के बारे में पता चला तो वो ज़ोर ज़ोर से, मुस्लिम लुनेटिक जो था वो ज़ोर ज़ोर से कहने लग पड़ा लॉन्ग लिव पाकिस्तान, और इतना वो एक्साइटेड हो गया कि वो ज़मीन पर गिरा और बेचारा ज़मीन पर फिसल गया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है जी, एक लुनेटिक जो था ना वो ना दरख्त पर चढ़ गया इसके खबर के सुनने के बाद। ठीक है, तो जब उसने ये खबर सुनी ना कि इंडिया पाकिस्तान अलग हो रहा है, तो उसने कहा कि वो दरख्त पर चल गया और ना 2 घंटे तक वहीं पर स्टिल बैठा रहा, और वहाँ पर जाकर ना पार्टीशन के बारे में उसकी लेक्चर करने लग पड़ा कि इस तरह से पार्टीशन हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। ठीक है, जब उन्हें उसको गार्ड्स ने कहा कि तुम नीचे उतर आओ और इंडिया और पाकिस्तान के बारे में उसको बातें की और उसको डराया भी, तो उसने आगे से क्या कहा, वो कहता है कि आई विल लिव neither in India nor in Pakistan, I will live in this tree right here। ठीक है, ये थोड़ा ह्यूमर क्रिएट करती है ये बात जो है, लेकिन उसने ये बताया कि ठीक है, ना मैं इंडिया जाऊंगा ना मैं पाकिस्तान जाऊंगा, मैं तो दरख्त पर ही बैठा रहूँगा सारी ज़िंदगी। ठीक है, उसके बाद आ जाती है जी
वहाँ पर कुछ लुनेटिक्स ऐसे भी थे कि जिनकी जो थी फैमिलीज वगैरह मर्डर कर दी गई थी। इस वजह से उनको जो था ना कोई जगह नहीं थी मिली, तो पागल खानों में भेज दिया गया था। उनमें से कुछ लोगों को पता था कि जी न्यूज़पेपर पढ़ने के बाद उनको थोड़ा सा आइडिया हो रहा था कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान क्या चल रहा है। और कुछ है जी मोहम्मद अली जिन्ना नाम का एक आदमी, उसने कहा कि मैं पाकिस्तान को अलग मुमलिकत के तौर पर कायम करूँगा और ये सारा कुछ। यहाँ पर मतलब कुछ चीज़ें ऐसी थी कि उस कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट भी हम लोगों को इस चीज़ से मिलता है कि कुछ लुनेटिक्स जो थे वो समझदार थे, उनको पता था कि भाई इस तरह का काम होने वाला है। और नेक्स्ट आ जाती है कि अगला लुनेटिक क्या था कि उनमें से एक लुनेटिक ऐसा था कि वो नेकेड था और नेकेड होके भागे जा रहा था जगह जगह पर। ठीक है, अगला लुनेटिक क्या था जी, मुस्लिम लुनेटिक था। अनाउंस दैट ही वाज द कायदे आज़म। ठीक है, उसने ये अनाउंस करना शुरू कर दिया कि मैं तो कायदे आज़म हूँ। वो ना बेसिकली एक मुस्लिम लुनेटिक था जो कि चिन्योट का रहने वाला था, और वो जो था ना मुस्लिम लीग एक्टिविस्ट रहा था पहले, पागल होने से पहले। तो वो अपने जो थे ना अपने आप को दिन में 15 से 16 दफ़ा वॉश किया करता था, और ये उसकी हैबिट बन गई थी। लेकिन जब उसको पार्टीशन का पता लगा ना तो उसने ये हैबिट को अबेंडन कर दिया था। ठीक है, उसका जो नाम था ना वो था मोहम्मद अली। मोहम्मद अली उसका नाम था, जिसकी वजह से जब उसे पता लगा ना कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना एक बंदा है जो एक सेपरेट होमलैंड बनाने के लिए कोशिश कर रहा है, तो उसने कहा कि मैं ही मोहम्मद अली जिन्ना हूँ। तो इसको देखते हुए एक जो सिख लुनेटिक था ना उसने भी कह दिया कि जी अगर तुम मोहम्मद अली जिन्ना हो तो मैं भी मास्टर तारा सिंह हूँ। ये उनकी लुनेटिक्स की कोई भी आपस में कॉरेस्पॉन्डिंग थी, और इसके भी हम लोगों को ना जो ह्यूमर का एलिमेंट मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो अगला बात आ जाती है, अगली बात ये है जी, एक हिंदू लॉयर था। ठीक है, वो मैड था किसके लिए, लव अफेयर में। ठीक है, जब उसको पता लगा कि जो है इंडिया और पाकिस्तान की तकसीम होने लगी है, तो वो बहुत ज़्यादा ना परेशान हो गया। वो परेशान क्यों हो गया, क्योंकि उसकी जो बिलीवर थी वो एक हिंदू गर्ल थी। ठीक है, वो जब उसने उसको रिजेक्ट कर दिया हुआ था। जब उसे ये पता लगा कि ये इंडिया और पाकिस्तान अलग अलग हो जाएगा, तो उसको ये लगा कि जिस तरह मैं और मेरी जो बिलवर्ड है वो दोबारा पिछड़ना शुरू हो गए हैं। लोगों ने उसको बड़ा समझाया कि नहीं तुम परेशान ना हो, तुम्हें भी इंडिया में भेजा जाएगा, अमृतसर में भेजा जाएगा। लेकिन उसने फिर कहा कि नहीं, अगर ऐसा हुआ तो मैं तो मुसलमान हूँ, तो मेरे फिर जाके जो भी मेरी प्रैक्टिस है वो अमृतसर में थोड़ी एक्सेप्ट की जाएगी लॉयर की। तो मैं ये भी नहीं चाहता हूँ कि मैं इंडिया जाऊँ, और मैं ये भी चाहता हूँ कि जो मेरी बिलवड है वो मेरे पास आ जाए। सो ये भी पागलपन था उनका कुछ। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास जी, स्टोरी को बिठाते हुए एक दो एंग्लो इंडियन लुनेटिक्स थे। वो बहुत परेशान हुए जब उनको ये पता लगा कि इंडिया और पाकिस्तान के अलग हो रहा है। क्यों अब वो परेशान हुआ, क्योंकि इंग्लिश की तरह ज़िंदगी गुजारते ब्रिटिशर्स की तरह। और उन्होंने कहा कि जब ये हो जाएगा इंडिया और पाकिस्तान अलग अलग हो जाएगा तो हम लोगों को कैसे पता लगेगा हमने क्या खाना है क्या पीना है। वो उन्होंने ये बात कही कि वुड दे बी सर्व इंग्लिश ब्रेकफास्ट, वट वुड दे बी फोर्स टू ईट पॉइजनस ब्लडी इंडियन चपातीस इंस्टेड ऑफ ब्रेड। ठीक है, तो ये बात भी उसने कह दी कि भाई हम लोग तो एंग्लो इंडियन है, हम लोग तो चपातीस खाते ही नहीं हैं, तो फिर ये कैसे हम लोग खाएंगे इन लोगों की ब्लडी इंडियन चपाती इंस्टेड ऑफ ब्रेड। नेक्स्ट आ जाती है जी हमारे पास बात, जो एक लुनेटिक इनमेट फॉर 15 ईयर्स स्पोक स्ट्रेंज लैंग्वेज। अब ये जो एक लुनेटिक था ना वो बहुत ना स्ट्रेंज लैंग्वेज बोलता था, और वो कभी भी सोया नहीं था। 15 सालों से गार्ड्स का ये कहना था, वो हमेशा खड़ा रहता था। ठीक है, और वो क्या लैंग्वेज बोलता था, ऊपरी गुरगुर दी अनक्सी दी बी दियाँ और मूंग दी दाल ऑफ दी लालटेन। वो इस तरह की लैंग्वेज गलत मलत और फजूल सी लैंग्वेज यूज़ किया करता था। और उसने बताया कि इससे ये साबित होता है कि वो एक लुनेटिक था। ठीक है, वो इस तरह की बातें बोला करता था। नेक्स्ट, जब उसको पता लगा कि इंडिया और पाकिस्तान अलग अलग हो रहे हैं, तो वही क्या बोलता है जी, ऊंची ऊंची ऊपरी गुरगुर दी नक्सी भी दी दियाँ मूंग दी दाल ऑफ दी पाकिस्तान गवर्नमेंट। लेटर ही रिप्लेस्ड ऑफ इट दी पाकिस्तान गवर्नमेंट विद ऑफ दी टोबा टेक्सिन गवर्नमेंट, क्योंकि वो टोबा टेक्सिन के बारे में बहुत ज़्यादा सोचता था और वो पता लगाना चाहता था कि टोबा टेक्सिन क्या इंडिया में आएगा या पाकिस्तान में। दरअसल इसके टोबा टेक्सिन का बार बार जो जिक्र करने का मकसद ये था कि इसकी एक लैंड थी टोबा टेक्सिन के अंदर। ठीक है, तो जब हैविंग बीन अ प्रॉस्परस लैंडलॉर्ड ही सडनली लॉस्ट हिज माइंड, तो वो पागल हो गया था, जिसकी वजह से उसको मैड हाउस में असाइलम में भेज दिया गया था। तब से उसके ज़हन में यही है कि टोबा टेक्सिन में मेरी लैंड है, और टोबा टेक्सिन का वो बार बार जिक्र करता है। जब उसको ये पता लगा कि इंडिया और पाकिस्तान की तकसीम हो रही है, तो उसको अपनी लैंड की फ़िक्र पड़ गई कि वेयर इज़ टोबा टेक्सिन, क्या टोबा टेक्सिन जो है वो इंडिया के हिस्से में आएगा या पाकिस्तान के हिस्से में आएगा।
तो इस लूनेटिक का क्या नाम था? दिस लूनेटिक नेम वाज अ बसंत सिंह, बट एवरीवन कॉल्ड हिम टोबा टेक सिंह। अब आपको समझ आ गई होगी कि लोग उसको टोबा टेक सिंह क्यों कहते थे। इफ़ रिलेटिव आस्क्ड एनी क्वेश्चन, अगर कोई रिलेटिव आता और उससे कोई भी क्वेश्चन करता है तो वो आगे से क्या जवाब देता? ऊपरी गुड़गुड़ी नक्सी बिदियाँ ऑफ मूंग दी दाल ऑफ दी लालटेन। ठीक है जी। अब उसको बहुत ज़्यादा ना क्यूरियोसिटी यही थी कि पता नहीं क्या होगा मेरी लैंड के साथ और ये वो। ठीक है, उसकी एक जो थी ना 15 साल की छोटी बेटी थी, लेकिन उसको ये भी याद नहीं था, जब वो मुझसे मिलने आती थी तब भी बिल्कुल भी बसंत सिंह जो है वो सेटिस्फैक्ट्री रिस्पॉन्स नहीं था देता, उसको याद ही नहीं था कि ये मेरी अपनी बेटी है। ठीक है, इसी तरह जो है जी अब एक लूनेटिक है उनमें से, वो अपने आप को खुदा समझता था। ठीक है, बसंत सिंह आज टोबा टेक सिंह वाज इन इंडिया और पाकिस्तान। बसंत सिंह ने उससे पूछ लिया कि तुम अपने आप को खुदा से समझते हो तो मुझे यही बता दो कि टोबा टेक सिंह कहाँ पे है, इंडिया में आएगा या पाकिस्तान में आएगा? तो वो आगे से क्या रिप्लाई करता है जी? नीदर बिकॉज आई हैवंट येट डिसाइडेड वेयर टू पुट इट। कहता है मुझे नहीं पता है कि कहाँ पर होगा, क्योंकि मैंने अभी तक डिसाइड नहीं किया कि उसको रखना कहाँ पे है। ठीक है, बसंत सिंह उस से बैक करता है कि मुझे प्लीज़ बता दो कि टोबा टेक सिंह कहाँ पे होगी, लेकिन वो उसको कोई रिस्पॉन्स नहीं देता है और बार बार यही कहता है कि मैं बहुत बिजी हूँ, गॉड हमेशा बिजी रहते हैं। ठीक है, तो उसने उसके बाद ये कहते थे ये भी एक आयरॉनिक बात है कि मैं बहुत बिजी हूँ, गॉड बिजी रहते हैं। पर बसंत सिंह लॉस्ट हिज टेम्पर, उसकी वजह से बसंत सिंह जो है ना वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और ऊंची ऊंची चिल्लाने लग पड़ता है जी। क्या चिल्लाता है वो? ऊंची ऊंची उपरी गुरगुर दी अनक्सी बिदियाँ मूंग दी दाल ऑफ वाहे गुरु जी दा खालसा वाहे गुरु जी दे फतेह जो बोले सोनेहाल सत श्री अकाल। ठीक है, वो ये लाइन बोलने लग पड़ता है कि क्यों भी ये लाइन बोलता है कि वो कहता है जी गॉड को, यू आर द गॉड ऑफ द मुस्लिम्स, इफ़ यू वर अ सिख गॉड देन यू वुड सर्टेनली हेल्प मी। कि तुम मुसलमानों का खुदा हो ना, अगर तुम सिखों का खुदा होते ना तो शायद तुम मेरी बात सुन लेते और मेरी मदद करते थे। ठीक है, ये सारी बातें हो जाती हैं। उसके बाद ना एक दिन क्या होता है जी, उसका एक दोस्त जो है ना फजलुद्दीन, वो उसके पास आता है मिलने के लिए। वो उससे आकर पूछता है, बसंत सिंह उसे याद करवाने की कोशिश करता है कि तुम्हें अपनी याद है डॉटर जो है वो तुम्हारी रूप कौर, वो तुम्हें याद है? वो अगर से रिप्लाई नहीं करता है, वो बस ऐसे ही बोलता जाता है उसके साथ, उसको काफ़ी कुछ याद करवाने की कोशिश करता है लेकिन उसको कुछ भी याद नहीं आता बसंत सिंह को। और वो बार बार उससे फजलुद्दीन से भी वो यही क्वेश्चन करता है। वो क्या कहता है जी फजलुद्दीन से के बसंत सिंह हैंग द पैकेज ओवर द गार्ड, वेयर इज टोबा टेक सिंह। वो क्या कहता है? वेयर इज टोबा टेक सिंह? ही आर फजलुद्दीन वॉज टेकन अबैक, वो परेशान होकर थोड़ा सा कहता है कि टोबा टेक सिंह, वेयर इज इट? इट इज़ वेयर इट इज़ ऑलवेज बीन, ही रिप्लाइड। वो कहते हैं वहीं पर है जहाँ पर वो हमेशा होता था। वो आगे से बसंत सिंह कहता है कि परेशान होते हुए कि इज़ इन पाकिस्तान और इंडिया। फजलुद्दीन बिकम फ्रस्ट्रेटेड और वो आगे से कहता है जी इट इज़ इन इंडिया, नो नो पाकिस्तान, क्योंकि उसको खुद भी पता नहीं होता है कि वो इंडिया में जाएगा या पाकिस्तान में, जिसकी वजह से एक कन्फ्यूजन सा मैटर क्रिएट हो जाता है। फिर बसंत जो है वो चला जाता है और क्या भागते भागते क्या बोलता है जी, ऊपरी गुड़गुड़ी नक्सी भी दी दियाँ दी मूंग दी दाल ऑफ दी पाकिस्तान एंड हिंदुस्तान ऑफ दी दुरफिटे मुँह। ठीक है, वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और वो दुरफिटे मुँह कह के चला जाता है। अब जब वो चला जाता है तो उसके बाद बेसिक वक्त आ जाता है कि लोगों को पार्टीशन कर दी जाए, सॉरी कि इंडियन असाइलम के जितने भी लोग हैं उनको जो उधर भेज दिया जाए, मतलब हिंदुओं को हिंदुस्तान में और मुसलमानों को वो पाकिस्तान में भेज दिया जाए। ठीक है, तो इसके लिए वो बड़ा लेके जाते हैं, पुलिस की सर्विसेज देते हैं उनको और लेके जाने की कोशिश करते हैं। वहाँ पर जो होता है ना गार्ड, वो उस जो नेकेड लूनेटिक होता है ना उसको कपड़े पहनाने की कोशिश करता है, लेकिन वो फिर भी अपने कपड़े उतार देता है और नहीं पहनता है। इसी तरह ये एक बहुत इरोनिक मूवमेंट जो है ना क्रिएट हो जाती है। वो जो दरख्त पर इंसान चढ़ा होता है वो भी दरख्त से नीचे नहीं उतरता। और एक जो लूनेटिक होता है जो बार बार कहता है लॉन्ग लिव पाकिस्तान, वो बार बार यही नारे लगाए जाते हैं। और जो बसंत सिंह होता है, बच्चा बसंत सिंह, वो बार बार कहते थे वेयर इज टोबा टेक सिंह। फिर आखिरकार जो है वो एक ऑफिशियल से पूछ लेता है कि वेयर इज टोबा टेक सिंह, इट इज़ इन पाकिस्तान। वो आगे से रिप्लाई करता है कि मुझे क्या पता होगा टोबा टेक सिंह क्या है। तो वो कहता है टोबा टेक सिंह यही है। वो जो ज़ोर ज़ोर से बोलने लग पड़ता है। फिर आगे से जो बसंत सिंह कहता है वो कहता है ऊपर दी गुड़गुड़ी नक्सी भी दी दिया मंग दी दाल ऑफ दी टोबा टेक सिंह एंड पाकिस्तान। ठीक है, ये एक साइकोलॉजिकल उसका ट्रॉमा दिखाया हुआ है कि किस तरह से वो अपने ही उस ट्रॉमा के अंदर फंस चुका है कि आखिर टोबा टेक सिंह कहाँ पर है। ये सारी बात उन्होंने अपने टोबा टेक सिंह के अंदर बताई हुई है। खैर जब वो बॉर्डर से क्रॉस करवाने लगते हैं वो उधर ही खड़ा हो जाता है कि नहीं मुझे जाना है, अगर टोबा सिंह पाकिस्तान में तो मैं पाकिस्तान में रहूँगा, अगर इंडिया में तो मैं
इंडिया में जाऊंगा। तो वो वहाँ पर खड़ा हो जाता है, लेकिन टोबा टेक सिंह नहीं उसको पता लगता है, और वो जो इंसान 15 सालों से कभी लेटा नहीं था, बैठा नहीं था, वो उधर उस सरजमीन के ऊपर गिर जाता है दरमियान में उसके, कि टोबा टेक सिंह ले इन द मिडल ऑन अ पीस ऑफ लैंड दैट हैड नो नेम। ठीक है, अननेम्ड वो उधर गिर जाता है। टोबा टेक सिंह का नाम पूछते पूछते टोबा टेक सिंह के बारे में जानकारी हासिल करते करते ये उन्होंने बेसिकली मंटो ने एक्सप्लेन किया है कि उस टाइम पर लोगों की साइकोलॉजिकली पोजीशन क्या थी, लोग उस टाइम पर क्या सोचते थे, उस टाइम पर जब इमिग्रेशन हो रही थी तो उसमें क्या क्या उन्होंने महसूस किया था, किस तरह से डेथ्स को फेस किया था, क्या उन लोगों की आइडेंटिटीज रह गई थी, उनकी शनाख्त क्या थी। इसने बताया हुआ है कि सेंस ऑफ एलियनेशन को हाईलाइट किया हुआ है, सेंस ऑफ बिलोंगिंग को हाईलाइट किया हुआ है, फिजिकल उनके लेवल को हाईलाइट किया है। उसके बाद बताया है कि फ्रीडम और माइग्रेशन के बारे में उसने बहुत ज़्यादा इसमें बताया हुआ है। और उसके अलावा अगर हम लैंग्वेज की बात की जाए तो उसने बड़ी गैब्रिश लैंग्वेज यूज़ की है, स्लैंग वर्ड्स यूज़ किए हैं, और अनसर्टेनिटी है इसमें, कन्फ्यूजन है, इनॉर्मसी है। ठीक है, ये सारी बातें हैं, और जो है क्लोकियल लैंग्वेज यूज़ की है। फिर अगर हम टोबा टेक सिंह की बेसिक मेन बात करें तो टोबा टेक सिंह इज़ नॉट मेयर अ पीस ऑफ लैंड, इट इज़ मोर सेक्रेट फॉर भशन सिंह। ठीक है जी, ये आ जाती है। और इसमें सिंबॉलिक क्या जी, इसमें उसकी एग्जिस्टेंट आइडेंटिटी के ऊपर क्वेश्चन किया गया है जी, सिचुएशन करंट प्रेजेंट सिचुएशन के ऊपर, उसकी आइडेंटिटी के ऊपर, एग्जिस्टेंस के ऊपर क्वेश्चन किया गया है, ये बात उन्होंने बताई है। उसके बाद जो दो मेन चीज़ें हैं इसमें इंपॉर्टेंट बताई गई वो ये है कि जी फिज़िकल और मेंटल दोनों चीज़ों को एक्सप्लेन किया हुआ है। फिज़िकल किस तरह से जी, ग्रैंड माइग्रेशन को बताया गया है कि किसकी जी, फैमिली फ्रेंड्स के और फाइनेंशियली तौर पर, ये दो चीज़ों को एक्सप्लेन किया गया है फिजिकली। और अगर मेंटल देखा जाए तो मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा पार्टीशन की वजह से मुतासर हुई थी। किस तरह से कन्फ्यूजन आ गई थी, एंग्जाइटी आ गई थी, क्वेश्चंस आ गए थे, अनआंसरेबल बहुत ज़्यादा से क्वेश्चंस लोगों के अंदर पैदा हो गए थे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें उन्होंने बताई हैं और इग्नोरेंट पीपल को उन्होंने शो किया हुआ है इसके अंदर। बसंत सिंह का करैक्टर बहुत अच्छे तरीके से एलैबोरेट किया हुआ है मंटो ने, ताकि हम लोगों को समझ आ सके कि उस टाइम पर लोगों की हालत किस तरह थी, कि वो साइकोलॉजिकली उसी चीज़ पर एक ही पॉइंट के ऊपर खड़े हो गए थे कि नहीं, या तो हम इधर ही रहेंगे या तो हम उधर जाएंगे। तो पार्टीशन ने एक तरफ से तो अच्छा भी किया, लेकिन एक तरफ से जो उस दौरान में उस टाइम पीरियड पर लोग थे उनके माइंडसेट के ऊपर, उनकी माइंड के ऊपर और उनके मेंटल हेल्थ के ऊपर बहुत ज़्यादा जो है इम्पैक्ट पड़ा था इन सारी चीज़ों का। तो ये थी जी आज हमारी टोबा टेक सिंह की समरी। होप्स हो कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। ये था आज का हमारा लेक्चर। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच।